आज हमारी नजर इन तीन खबरों पर रहने जा रही है। पहली खबर जिस पर हम आज बात करेंगे वो दिल्ली से है। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के कुछ वीडियोस बीजेपी ने जारी किए, जिसमें वो मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के इस वीडियो पर अब दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। लगातार उन पर आरोप भी लगते रहे और अब इस वीडियो के बाद और ज्यादा आरोपों की बौछार बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पूरे मामले को लेकर और फिर इस पर आरोप लगाए। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अब प्रदेश सरकार ने 1 लाख खाली पदों पर भर्ती के लिए नए नियम बना दिए हैं। विभागों में 66% से ज्यादा पद खाली हैं। ये पद अगले 3 साल में भरे जाएंगे। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने चुनाव में पार्टी के सीएम फेस पर बयान देकर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। रेणुका सिंह ने कहा है कि चुनाव में पार्टी की तरफ से कोई भी चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जबकि 2 दिन पहले की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो इन 3 खबरों पर आज सबकी नजर रहने जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली खबर की, विवादों में मंत्री जी। जी हां, दिल्ली की तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जेल में जैन मसाज करवा रहे हैं। इस कथित वीडियो में सत्येंद्र जैन पैरों में ऑयल मसाज लेते नजर आते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हैं, उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं। जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी दी जा रही है। मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिस पर अब बवाल हो गया है। वीडियो में एक शख्स सत्येंद्र जैन के फुट, हेड और बॉडी पर मसाज कर रहा है। ईडी ने भी कुछ समय वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर आरोप लगाया था। वीडियो 13 से 21 दिसंबर के बीच के बताए जा रहे हैं, यानी ये पिछले साल की वीडियो है, लेकिन जारी अब हुए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके बचाव में और कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर बीमार सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी दी जा रही थी और तिहाड़ से यह फुटेज सामने आया है। तो यह हमारी आज की पहली खबर होगी जिस पर हम बात करेंगे। और दावा किया जा रहा है कि यह अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं जो सामने आई वीडियो में, क्योंकि वो अलग अलग कपड़ों में दिखते हैं। इसके पहले ईडी ने भी दावा किया था कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर अब आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट इन्हें दिया जा रहा था, जबकि ये सजा काट रहे थे। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया का दावा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सत्येंद्र जैन बीमार थे और इसी वजह से उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही थी। ये वीडियोस 13 से 21 दिसंबर के बीच पिछले साल के बताए जा रहे हैं। तो अब इस पर बवाल भी हो गया है। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को जेल में रहने के दौरान भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा दिया है। तो सत्येंद्र जैन के इस वीडियो पर सियासत भी खूब हो रही है। आपको बता दें कि जिस वीडियो को बताया जा रहा है तिहाड़ जेल का, ये वही वीडियो है। इसमें सत्येंद्र जैन आप तस्वीरों में देख पाएंगे अलग अलग कपड़ों में दिख रहे हैं, यानी कि ये अलग अलग दिनों के वीडियोस हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से एसएन जैन जी जुड़ चुके हैं। एसएन जैन जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। जैन जी, जिस तरह से ये वीडियो पूरा सामने आया सत्येंद्र जैन का, और इस पर बीजेपी ने निश्चित तौर पर आरोप लगाया कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था सत्येंद्र जैन को, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो ये है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद सामने आए और कहा कि तिहाड़ जेल में जब सत्येंद्र जैन थे उस समय वो बीमार थे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी दी जा रही थी। आपकी प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर और साथ ही इस पूरे वीडियो को लेकर? देखिए, एसएन जैन नहीं, एसएन सिंह नाम है मेरा। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। जी, माफ कीजिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी कब खास पार्टी हो गई, कोई जान ही नहीं पाया कि कब ये लोग 1 रुपए में सफर करने वाले वीआईपी कल्चर को अपना लिए जी। आज आम आदमी का नाम रखे और खास बन गए। मुझे लगता है कि घोर निंदा हो रही है इस बात को लेके कि एक झूठी पार्टी जिसने कहा कि हम सिर्फ 1 रुपए लेंगे, पहले ही सरकार बनते ही हम जो है रामलीला मैदान में जो है बैठक करेंगे और लोकपाल बिल ले आ देंगे, हम बसों में यात्रा करेंगे, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। आज देखिए एक एक करके पोल खुलता जा रहा है। तो हम तो पूरी पार्टी की निंदा करते हैं। आज ये ऐसी खास वीआईपी पार्टी हो गई है जो हर तरह के ऐसे कार्य करती है जिसका पहले विरोध करती रही। निश्चित तौर पे प्रदेश और देश की जनता इस बात को देख रही है और इस बात की निंदा भी कर रही है कि कब ये लोग आम से खास हो गए, वीआईपी कल्चर को अपनाने लगे, चार्टर प्लेन में उड़ने लगे, बड़े बड़े जेट
क्लास की सिक्योरिटी लेने लगे। और जी। देखिए जिस तरह से वीडियो आ रहा है कि किस तरह के सुविधा भोगी लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जब इन्होंने कई लोगों को राज्यसभा दिया था तब भी आरोप लगा था, जी। और मनीष सिसोदिया जी तब भी बचाते थे, और जब ये जेल गए तब भी मनीष सिसोदिया जी बचाते रहे, इनके मुख्यमंत्री बचाते रहे कि नहीं ये गलत है। लेकिन कोर्ट ने इनकी एक भी दलील नहीं सुनी, क्योंकि ये तो झूठी दलील है। तो जो झूठी पार्टी है, जी। आम पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, झूठी पार्टी। आज सभी लोग जानते हैं कि इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। न यमुना साफ हुई, न दिल्ली का विकास हुआ, न दिल्ली में सड़कें बनी, न दिल्ली में कोई सुरक्षा हुआ, न दिल्ली में कोई मानक आया, न दिल्ली में कोई आवास बना, न दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बना। जी। पुरानी चीजों को केवल झूठ बोल के चलिए, जो तो कहीं ना झूठी कहीं पार्टी खास है। आदमी पार्टी हो गई है और सुख भोग रहे हैं भरपूर नेता, ये कह रहे हैं एसएन सिंह जी, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नेशनल, हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जीएस सवाना जी भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आरपीएस हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएस साहब। जिस तरह से ये पूरा वीडियो सामने आया सत्येंद्र जैन का, सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट बतौर कैदी किसी भी नेता को दिया जा सकता है जेल के अंदर में? देखिए, जी। जो जेल मैनुअल है, हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, बात रखें। जो जेल मैनुअल है और जेल रूल्स हैं जी। उसके मुताबिक ही ये सारी चीजें देनी चाहिए। जी। और जो वीडियो में दिखाया जा रहा है जी। सत्येंद्र जैन जी के लिए, जी। ये बिल्कुल भी जेल मैनुअल परमिट नहीं करता है। जो जी। सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, ये ऐसा कुछ जेल मैनुअल में होगा नहीं। जी बिल्कुल जी सवाना जी, लेकिन अब जब ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है और ये लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है, तो क्या कानूनी तौर पर यदि हम देखें तो क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है ऐसे कैदियों के खिलाफ, या फिर जो भी उन्हें ये ट्रीटमेंट मुहैया करा रहे हैं उनके खिलाफ में? देखिए, ये जो है जी। इसको वीडियो की वेरिफिकेशन करनी चाहिए, वेरीफाई करें कि ये वीडियो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है जी। तो जो भी वहाँ पे अधिकारी जिन्होंने ये सुविधा दी गई है या जो लोग और हैं जिनके बल पे दी गई है, जी। तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ जिन्होंने इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मुहैया कराया था जेल के अंदर में। एसएन सिंह जी, जीएस सवाना जी, आप हमसे इस खबर पर जुड़े, अपनी बात रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। ये खबर मध्य प्रदेश से है। 3 साल में भरेंगे खाली पद। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख खाली पदों को भरे जाने के लिए शुक्रवार को नियम जारी किए, जिसके अनुसार जिस विभाग में 66% से ज्यादा पद खाली हैं, इन्हें 3 साल में भरा जाएगा। यानी 2022-23 में 33.33%, 2023-24 में 33.33% और तीसरे साल में बाकी बचे पदों को भरा जाएगा। राज्य सरकार ने 1 लाख पदों को भरने पर उनके वेतन भत्तों पर हर साल 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, ऐसा दावा किया। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक न होने से राज्य सरकार ने खाली पदों को 3 साल में भरने का निर्णय लिया है। इसमें खास यह है कि सभी भर्तियों में 73% आरक्षण, एसटी 20%, एससी 16%, ओबीसी 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से 10% पद भरे जाएंगे। आरक्षण का 73% प्रावधान किए जाने के बाद जो रिक्त 23% पद बचे हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग से भरा जाएगा। नए नियमों के अनुसार राज्य सरकार ने जिन संवर्गों को ड्राइंग कैडेट घोषित कर दिया है, उनमें किसी तरह की भर्ती नहीं किए जाने की हिदायत है। सरकार ने विभागों में अनुबंध के आधार पर जो वाहन किराए पर लिए हैं, उन पर वाहन चालकों की भर्ती किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी। जिन विभागों के पास अपने वाहन हैं, उन पदों को नियमित वाहन चालकों से नहीं भरा जाएगा। इन पदों पर आउटसोर्स से सेवाएं ली जाएंगी। इसके बाद विशिष्ट विभाग यानी गृह और सामान्य प्रशासन जैसे विभागों में जहां जरूरी है, वहां वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर पदों को भरा जाएगा। तो ये नए नियम अब सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में 3 साल में जो सरकारी पद खाली हैं, उन्हें भरा जाएगा। और 1 लाख पद कुल बताए जा रहे हैं जिन पर भर्ती होगी, और जिसके अनुसार विभाग में 66% से ज्यादा पद खाली होने 3 सालों में भरा जाएगा। हमारे साथ इस खबर पर कर्मचारी नेता अशोक पांडे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। अशोक जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह नया नियम जारी किया है कि जो सरकार के 1 लाख पद खाली हैं उसमें भर्ती की जाएगी, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान होंगे। सरकार ने जिस तरह से कहा है कि 1 लाख पदों को भरने के लिए 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा, और खास बात यह देखी जा रही है अशोक जी की सभी भर्तियों में 73% आरक्षण दिया जाएगा।
इन पूरे नए नियमों को लेकर कितना हित में आप मानते हैं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जिनकी नियुक्तियां इन पदों पर होगी, और क्या आपको लगता है कि एक सार्थक पहल ये हो सकती है सरकार की, या फिर कहीं पर लूप होल भी इसमें है? बिल्कुल, नमस्कार। जी बिल्कुल लूप होल है। सरकार केवल ढिढोरा पीट रही है भर्ती का। जी सरकार ने अभी जो लाखों की संख्या में स्थायी कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जी उनको ही नियमित नहीं किया जो 20-20 साल से सेवा कर रहे हैं जी और सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। इन रिक्त पदों पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले उनका अधिकार बनता है नियमितकरण का। जी तो सबसे पहले तो सरकार को इन कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, जी उसके बाद सीधी भर्ती का निर्णय लेना चाहिए। जी सरकार पिछले 1 साल से कह रही कि हम 1 लाख पद पे कर रहे हैं, कभी 2 लाख पद पे भर्ती कर रहे हैं, जी जी लेकिन भर्ती करने की प्रक्रिया कभी चालू नहीं हो पाती है। केवल जी। सरकार अपने वाहवाही लूटने के लिए सब जी प्रचार प्रसार कर रही है जी और सरकारी पदों पे हमारा संगठन तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दे चुका है जी कि हम सीधी भर्ती का विरोध जब तक करेंगे जब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, स्थायी कर्मी, संविदा कर्मचारी ये रेगुलर नहीं हो जाते, नियमित नहीं हो जाते, इनको नियमित करने के बाद आप सीधी भर्ती करिए, वो न्यायोचित होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी होगा। जी अशोक जी, नियमितीकरण निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले साल भी ये छाया रहा। आप बने रहे हमारे साथ इस समय बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ चुके हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। नेहा जी, जिस तरह से सरकार ने 1 लाख खाली पदों को भरने का ऐलान कर दिया है, इसके लिए कुछ नियम भी जारी किए हैं। हमारे साथ कर्मचारी नेता अशोक पांडे जुड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहले चाहिए था कि जितने अनियमित कर्मचारी है उनका नियमितीकरण हो और उसके बाद फिर सीधी भर्ती हो, लेकिन अब इस फैसले के विरोध की तैयारी में है कर्मचारी संगठन। क्या आप मानते हैं कि सरकार को नियमितीकरण की दिशा में पहले बढ़ना चाहिए, उसके बाद ये भर्तियां? नेहा जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नेहा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, नेहा जी से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। अशोक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि निश्चित तौर पर नियमितीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले चुनाव में भी यह छाया रहा और कई बार संगठन ने ज्ञापन भी दिया है, आंदोलन भी हुए हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं, कहां पर पेंच फंस रहा है जिस वजह से सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा पा रही है और नई भर्तियों का ऐलान सरकार को करना पड़ रहा है? क्या चुनाव सामने है, इस वजह से ये ऐलान? बिल्कुल, चुनाव सामने, इसलिए सरकार अपना प्रचार प्रसार करके ये ऐलान कर रही है। जी नियमितकरण में सबसे बड़ा नौकरशाही रोड़ा है। जी जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आर्डर दे चुकी है कि जो विभागों में नियमित अनियमित कर्मचारी हैं उनको विभाग के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए जी, और सरकार ने भी आदेश जब पहले जारी करा था जी 2016 में, जी जब स्थायी कर्मी बनाया था जी 55,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, तब सरकार ने भी अपने सर्कुलर में जारी करा था कि नियमित पद जो होंगे उनमें हम स्थायी कर्मियों को नियमित करेंगे। जी उमा देवी कर्नाटक सरकार में दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का प्रावधान है कि 10 साल की सेवा हो जाती है तो उनको नियमित किया जाए। जी संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करने के लिए नियम बनाए थे। अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ चुकी है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। नेहा जी, जिस तरह से सरकार ने 1 लाख खाली पदों को भरने का ऐलान कर दिया है, कुछ नियम इसके लिए बनाए हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन अब इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि आप नई भर्तियां लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले से जो विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अनियमित है, संविदा पर है, उनका नियमितीकरण हो जाए, उसके बाद फिर नई भर्तियां। देखिए, सबकी अपनी अपनी मांग होती है, पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने जिस प्रकार से वादा किया था नई भर्तियों का, उसको पूर्ण करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो युवा इसके लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत शुभ संकेत है और उनके लिए उत्साह भी बना हुआ है। और इससे जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को जो उनकी अपेक्षा थी वो पूर्ण होने जा रही है। जहां तक आप संविदा कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कई प्रकार की मांगे कई समय से आ रही हैं और सरकार उन्हें सुनती भी है, उन्हें सुलझाने का भी काम करती है। पर फिलहाल जो बात है वो ये है कि 1 लाख भर्तियों का जो वादा था तो सरकार ने तृतीय श्रेणी के लिए उसको पूरा किया है। बिल्कुल। नेहा जी, इस दिशा में सरकार कब तक आगे बढ़ सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर नियमितीकरण की मांगे अलग है, लेकिन युवाओं को बहुत बेसब्री से इंतजार था इस घोषणा का। देखिए, स्टेप बाय सारी चीजें चलती हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपने भी कहा कि युवाओं को प्रतीक्षा थी और वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई है।
तो सभी चीजें जो हैं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ती हैं। अभी ये एक खुशी का अवसर है उन युवाओं को जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भर्तियां खुल गई हैं। और निश्चित तौर पर जहां तक आप दूसरी नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, उस पर सरकार चर्चा करेगी, उस पर विचार करेगी और उसको अमल में लाएगी। चलिए, तो युवाओं का इंतजार खत्म हुआ, वहीं नियमितीकरण की दिशा में भी सरकार संवेदनशील है और इस पर भी काम होगा, ये कहना है नेहा बग्गा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे तीसरी खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है। सीएम फेस पर यहां सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासी गलियारों में अभी से ही हलचल बढ़ गई है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा नेताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली की खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आगामी चुनाव के लिए भाजपा के सीएम के चेहरे को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल मच सकता है। रेणुका सिंह ने मीडिया में कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी सीएम चेहरा प्रोजेक्ट हो सकता है, जबकि कुछ दिनों पहले ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही पार्टी जनता के बीच जाएगी। तो निकाय चुनाव पर संकट, ये भी एक खबर आ रही थी। और आपको बता दें कि जिस तरह से रेणुका सिंह ने बयान दिया है कि सीएम फेस को लेकर कोई भी चेहरा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन इस पर आपको बता दें 2 दिन पहले की बात है जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया था और कहा था कि सीएम जो फेस होगा उसको प्रोजेक्ट के तौर पर हम पीएम मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट करते हुए चुनावी मैदान में उतरे थे। ऐसा पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया था। मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जब आप पीएम के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो अपने आप में एक अलग ही बात हो जाती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने जिस तरह से बयान दिया कि हमारे साथ सीएम फेस के तौर पर कोई भी चेहरा प्रोजेक्ट हो सकता है, तो अब इन दोनों के बयानों पर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और रेणुका सिंह, इनके बयानों पर विरोधाभास की छवि दिखाई दे रही है। तो सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर काफी हलचल भी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बयान से हलचल तेज हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सीएम फेस कोई भी चेहरा हो सकता है, प्रदेश में सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जा सकता है। रेणुका सिंह ने यह कहा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कुछ दिन पहले कुछ और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के चेहरे पर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब दोनों चूंकि एक ही पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता है रमन सिंह, रेणुका सिंह का भी अपना एक कद है, ऐसे में दोनों के बयानों में जो भिन्नता है वो अब कई सवाल खड़े कर रही है। तो सीएम फेस पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। चुनाव में हालांकि 1 साल का वक्त है, लेकिन इसके ठीक पहले इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सुशील आनंद शुक्ला जी, जिस तरह से कुछ दिनों पहले भानुप्रतापपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि सीएम फेस के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर जनता के बीच में जाएगी, चुनाव प्रचार करेगी, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया था। अब वहीं हालिया में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम फेस हमारा कोई भी नेता हो सकता है। किस तरह से दोनों के बयानों में विरोधाभास आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दिग्भ्रमित है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके पहले पुरंदेश्वरी जी ने कहा था कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, हम बिना चेहरे पे जाएंगे। तो उस समय रमन सिंह जी ने कहा नहीं, एक छोटा मोटा चेहरा मैं हूँ। जब उसका आला कमान की तरफ से फटकार लगाई गई तो रमन सिंह जी ने अपने आप को चेहरा बताने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में जितने भी नेता बचे हैं, सारे के सारे नेता इनके दागदार हो चुके हैं। किसी भी नेता की विश्वसनीयता अब न जनता के बीच में बची है, न इनके आला कमान के पास बची है। यही कारण है कि इनका आला कमान लगातार पिछले 4 साल में 5 अध्यक्षों, नेता प्रतिपक्ष को बदली किया गया, जिला अध्यक्षों को बदली कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चेहरा मानने से इसलिए भी इनकार कर रही है कि भूपेश बघेल के कद का, भूपेश बघेल की योजनाओं के टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई चेहरा बचा नहीं है। आज रेणुका सिंह जी भले कह रही कि कोई भी नेता चेहरा हो सकता है, लेकिन रेणुका सिंह जी भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन नेता चेहरा होगा। अमूमन होता यह है कि जो जिस पार्टी विपक्ष में रहते हुए पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है या जो विधायक दल का नेता होता है, वो एक स्वाभाविक चेहरा होता है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने विधायक दल के नेता को चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे को तो डिनाई किया ही जा चुका है। स्वयं रेणुका सिंह जी भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अपने आप को भी चेहरा बताने से वो परहेज करेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है,
ताश में 52 पत्ते होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 52 के 52 पत्ते दागदार है। सबके ऊपर कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। जनता इनके ऊपर से भरोसा खो चुकी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बोलता है कि वो मोदी जी के साथ चुनाव लड़ेगा। अब बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ के हम मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आएंगे। आप यदि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करोगे, मतलब बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हो। सुशील जी निवेदन है, आप जुड़े रहे फोन लाइन पर हमारे साथ। इस समय हमारे साथ बीजेपी से मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अमित चिमनानी जी, जिस तरह से रेणुका सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि सीएम के चेहरे के तौर पर हमारा कोई भी नेता इसका प्रोजेक्ट फेस हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया था कि हम तो पीएम मोदी के चेहरे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इन दोनों के बीच जो बयान सामने आया, इसमें विरोधाभास की स्थिति है। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के पास हाल ही में कोई चेहरा है ही नहीं और इसी वजह से अब इस पर सियासत हो रही है। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है, तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। वो तो विश्व के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अभी तो भारत विश्व की वैश्विक संस्थाओं की अध्यक्षता कर रहा है, मोदी जी उसके अध्यक्ष हैं, तो वो तो वैश्विक नेता हैं, सबके नेता हैं और रहेंगे। रेणुका जी ने कहा तो वो भी संगठन तय करता है, समय आने पर तय करता है। जो संगठन तय करेगा वो सबको सूचित हो जाएगा, उसमें भी कहीं पे कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के साथी ने अभी कहा कि बिना दूल्हे की बारात बीजेपी निकालेगी, तो 2018 में तो कांग्रेस ने बिना दूल्हे की बारात निकाली थी, उस पर क्या कहना है? दुर्ग में वो कहते थे भूपेश जी रहेंगे मुख्यमंत्री, और सरगुजा में TS सिंहदेव जी को बताते थे, और चरणदास महंत जी को कोरबा में सीएम का कैंडिडेट बताते थे। हर जगह जनता को झूठ बोलते रहे और आज ये जो इन्होंने 2018 में किया उसका नतीजा अभी भी दिखता है। TS बाबा कहते हैं 2.5 साल हो गए, 2.5 साल की बात की, मुझे बनाइए सीएम। फिर इनके सारे नेता दिल्ली चले जाते हैं, कहते हैं नहीं इसको बना दीजिए। वहां दिल्ली में नारे लगते हैं कि TS बाबा हमारे सीएम होंगे। फिर यहाँ पर जयसिंह अग्रवाल अपने प्रभारी जी पर टिप्पणी कर देते हैं कि मैं उनकी सर्वे रिपोर्ट नहीं मानता। इनके विधायक अपने ही मंत्री पर हत्या का आरोप लगा देते हैं। इनके खुद के मंत्री कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं। शिक्षा मंत्री के लिए 5 विधायक कहते हैं कि शिक्षा मंत्री भ्रष्ट हैं। तो ये फूट और ये जो सब बातें हैं ना, ये कांग्रेस में है। बीजेपी में ये होता नहीं है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी में जो संगठन निर्णय करता है उसको माना जाता है। और अगर हम बिना दूल्हे की बारात निकालेंगे, वो तो 2018 में निकाल चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना? चलिए, तो अब इस बयान पर भी सियासत काफी दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।